नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मानसून की एंट्री, 7 जिलों में बारिश, तो 6 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब, बताएंगे पूरी अपडेट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 सेवाएं अब राइट टू सर्विस के दायरे में पहुंची, 30 दिन में मिलेगा NOC और कन्वेंस डीड। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, कॉमन कैडर चुनने के लिए 6 जुलाई से खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल। नायरा का पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ, नई दरें सभी जगह लागू, सरकारी कंपनियों ने अभी नहीं घटाए दाम। जुलाई में 8 बड़े बदलाव, कॉमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए सस्ता, तो पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ, ट्रेनों में बिना टिकट सफर करने पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना। बोरवेल हादसा, मासूम निर्वैर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, इस कारण से थमी सांसें, खेत मालिक सहित 3 पर FIR। CBI ने 2 दिन के रिमांड पर लिया IAS प्रदीप डागर। हरियाणा की जेलों में अब बंदियों को मिलेगा डेयरी कारोबार का प्रशिक्षण। RRB ग्रुप डी रिजल्ट अपडेट, रेलवे भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट किया जारी, 1 करोड़ उम्मीदवारों ने दी थी यह परीक्षा। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का आदेश रद्द किया, कहा देश में जन्मा हर बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। भारत पाक की 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी व शहबाज को पत्र लिखा, बोले दुश्मनी खत्म करें, बातचीत और रिश्ते फिर शुरू हों। बड़ा दावा, सरकार ने व्हाट्सएप से यूजर नेम फीचर रोकने को कहा, मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन में जवाब मांगा, कहा टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका। और भारत इंग्लैंड पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा, इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी, भारत ने 190 रन का दिया था टारगेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की एंट्री हो गई है। बुधवार को पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार 1 जुलाई को दक्षिण पश्चिमी मानसून ने हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है। वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रहा मानसूनी हवाओं ने सबसे पहले यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला के रास्ते हरियाणा में दस्तक दी है। इसके बाद मानसून करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत होते हुए दिल्ली NCR तथा दक्षिण हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल तक पहुंचेगा। वहीं 6 जुलाई तक प्रदेश में अब मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पश्चिमी एशिया में हुए युद्ध संकट के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद हरियाणा के शहरों से तकरीबन 1.25 लाख उपभोक्ताओं ने LPG रसोई गैस सिलेंडर की जगह अब PNG कनेक्शन ले लिया है। कनेक्शन में बदलाव करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या गुरुग्राम में सबसे अधिक यानी 56,000 है। तो वहीं गुरुग्राम के अलावा पिछले 3 महीने में फरीदाबाद, रेवाड़ी व सोनीपत में भी घर के पास गैस लाइन की उपलब्धता को देखते हुए लोगों ने LPG रसोई गैस सिलेंडर को सरेंडर करके PNG कनेक्शन ले लिया है। ऐसे उपभोक्ताओं को एजेंसी की तरफ से सिलेंडर जमा करने के बाद एक फार्म वाउचर भी साथ दिया है। इसका उपयोग लोग तब कर सकेंगे जब उन्हें वर्तमान पते को छोड़कर किसी दूसरे जिले में नया ठिकाना बनाना होगा और वहां पर PNG की पाइपलाइन घर के पास उपलब्ध नहीं होगी। तब उन्हें इसी वाउचर पर वहां की गैस एजेंसी LPG सिलेंडर के साथ नया कनेक्शन जारी कर देगी। हरियाणा के अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 4 साल के निर्वैर को बचाया नहीं जा सका। तकरीबन 21 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार तड़के सुबह 3:30 बजे उसका शव बोरवेल से बाहर निकाला गया। सुबह अंबाला सिटी के नागरिक अस्पताल में निर्वैर के शव का पोस्टमार्टम किया गया। जांच में सामने आया कि उसकी मौत गिरते हुए लगी चोट और डूबने से हुई है। दोपहर को शव धन्योड़ा गाँव स्थित उसके घर लाया गया, जहाँ तकरीबन 15 मिनट तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद गाँव की शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। निर्वैर को उसके पिता मंजीत सिंह ने मुखाग्नि दी। उधर सदर थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर खेत के मालिक और खेत ठेके पर लेने वाले 2 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 106 यानी लापरवाही से मौत के तहत मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि बोरवेल से मोटर निकालने के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया। इसी लापरवाही के कारण निर्वैर उसमें गिर गया। पोस्टमार्टम पैनल में शामिल डॉक्टर सुमित कुकरेजा के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि बच्चे के शरीर पर चोट व रगड़ के निशान थे। छाती, सिर व दोनों घुटनों पर ऐसे निशान मिले। इसके अलावा फेफड़ों के अंदर मिट्टी वाला पानी मिला है। मौत की वजह दोनों रही है, यानी डूबना और चोट। डॉक्टरों के पैनल के अनुसार बोरवेल में गिरने के कुछ ही समय के भीतर निर्वैर की सांसें थम चुकी थी। गांव के सरपंच कप्तान सिंह ने बताया कि मंजीत व उनकी पत्नी जसवीर कौर की बड़ी बेटी रीच कौर की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल है। उसके बाद करीब 8 साल बाद बेटा यानी निर्वैर पैदा हुआ। परिवार ने काफी मन्नतें मांगी थी। निर्वैर परिवार में सभी का चहेता था।
हरियाणा सरकार ने नागरिकों एवं किसानों को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 10 सेवाओं को हरियाणा सूचना का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी, डुप्लीकेट आवंटन एवं पुनः आवंटन, कन्वेयंस डीड जारी करना, बिक्री की स्थिति में संपत्ति को पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर यानी विसरा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अनुग्रह सहायता यानी एक्स ग्रेशिया प्रदान करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी प्रकार बेबाकी प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट तथा बंधक यानी मोर्गेज के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं भी 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। निर्विवाद मृत्यु यानी अनकॉन्टेस्टेड डेथ के मामलों में संपत्ति का पुनः हस्तांतरण तथा कृषि कार्यों के दौरान चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह सहायता यानी एस ग्रेशिया प्रदान करने से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध करवाने के लिए 60 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जे फॉर्म जारी करने के लिए 1 दिन तथा मंडियों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए 2 दिन की समय सीमा अब निर्धारित कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत भर्ती ग्रुप डी कर्मचारियों को कॉमन कैडर को लेकर विकल्प मिल गया है। अब पात्र कर्मचारी 6 से लेकर 20 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल पर यह तय कर सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में बने रहना चाहते हैं या अपने संबंधित विभाग की सेवा नियमों के तहत काम करना चाहते हैं। यह फैसला हजारों ग्रुप डी कर्मचारियों पर लागू होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के आधारित होगी। कर्मचारी केवल HRMS में दर्ज अपने मोबाइल नंबर के जरिए ही पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी 6 से लेकर 20 जुलाई के बीच अपना विकल्प दर्ज नहीं करता है तो उसे स्वतः कॉमन कैडर में बने रहने की सहमति माना जाएगा। यह व्यवस्था हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 के तहत लागू की गई है, जो 28 मार्च 2018 या उसके बाद नियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों पर लागू होता है। जो कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुनेंगे उन पर इसी अधिनियम के प्रावधान लागू रहेंगे। वहीं कॉमन कैडर से बाहर आने वाले कर्मचारियों पर उनके संबंधित विभागों के सेवा नियम लागू होंगे। हरियाणा के बहुचर्चित IDFC फर्स्ट बैंक फंड घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए IAS अधिकारी प्रदीप कुमार डागर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें मंगलवार को देर रात ही पंचकुला की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीबीआई के द्वारा पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया है। IAS अधिकारी प्रदीप कुमार डागर से पूछताछ में दूसरे IAS नामों का खुलासा हो सकता है जो कि इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने डागर को 8 अप्रैल 2026 को सस्पेंड कर दिया था। उस समय वे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सदस्य सचिव थे। सीबीआई के मुताबिक प्रदीप लंबे समय से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जांच एजेंसी से बचने की कोशिश भी कर रहे थे। उनकी लोकेशन ट्रेस करने के बाद ही उन्हें अब गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के डर से वे अंडरग्राउंड चल रहे थे। उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिस पर 2 जुलाई यानी आज सुनवाई होनी है। हिरासत में पूछताछ के जरिए सरकारी धन के कथित गबन की राशि, अंतिम लाभार्थियों, खरीदी गई संपत्तियों और सोने जैसी संपत्तियों का पता लगाया जाना है। आरोपी का सामना बैंक रिकॉर्ड, आधिकारिक फाइलों, नोटशीट, डिजिटल साक्ष्यों और व्हाट्सएप चैट सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से कराया जाना आवश्यक है। हरियाणा की जेलों में बंदियों को अब रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है। हरियाणा कारागार विभाग ने ICR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI करनाल के साथ समझौता कर बंदियों को पशुपालन और डेयरी उद्यमिता का व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का बड़ा फैसला लिया है। योजना के पहले चरण में जिला जेल करनाल की अर्ध खुली और खुली जेल में निरुद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों का चयन किया जाएगा। इन्हें जेल परिसर में ही 3 महीने का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण में पशुपालन, डेयरी प्रबंधन, पशुओं की देखभाल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दूध से घी, पनीर, दही और मक्खन जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के साथ डेयरी आधारित स्वरोजगार की जानकारी भी दी जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की ओर से RRB ग्रुप डी रिजल्ट एग्जाम होने के 5 महीने बाद जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के साथ जोन वाइज ग्रुप डी कट ऑफ भी घोषित कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। CBT परीक्षा में पास उम्मीदवारों को PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर छात्रों ने रेलवे के लंबे इंतजार, परीक्षा में कई चरणों की प्रक्रिया और लगातार टल रही रिजल्ट की तारीखों पर तंज कसते हुए तरह तरह की तस्वीरें और मीम्स शेयर किए। कई मीम्स में
दिखाया गया है कि जिन छात्रों ने फॉर्म भरा था वे अब बूढ़े हो चुके हैं या उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। सीबीटी परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के लिए अब बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 40% अंक, ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों को 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसी परीक्षा के जरिए कुल 32,438 उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा। कॉमर्शियल सिलेंडर 1 जुलाई यानी बीते दिन से औसतन 180 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की क्षमता यानी समय सीमा भी खत्म हो गई है। इसके अलावा अब पासपोर्ट बनवाना या फिर री इशू कराना महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपये सस्ता कर दिया है। दिल्ली में अब इसकी नई कीमत 2930 रुपये हो गई है। पहले ये 3113 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। साथ ही शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। वहीं प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया है। नायरा के देश भर में 7000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं। इससे आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। इससे आने वाले दिनों में फल, सब्जियां, राशन और दूसरी जरूरी चीजें सस्ती हो सकती हैं। अब पेट्रोल पंपों पर एक गाड़ी में एक दिन में सिर्फ 200 लीटर डीजल भरने की सीमा भी खत्म हो गई है। यानी अब आप अपनी गाड़ी में जितना चाहें उतना डीजल भरवा सकेंगे। इसके साथ ही फैक्ट्रियों और कॉमर्शियल खरीदारों पर लगी रोक भी हटा ली गई है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो गई है। इससे पहले साल 2012 में पासपोर्ट की फीस बढ़ाई गई थी, यानी करीब 14 साल बाद ये बढ़ोतरी हुई है। सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1500 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है। वहीं रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अब पकड़े जाने पर यात्री को टिकट के वास्तविक किराए के साथ कम से कम 500 रुपए चार्ज देना होगा। इसके अलावा मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल व 1000 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। वहीं UIDAI ने 1 जुलाई से आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगने वाली 75 रुपए की फीस को हटा लिया गया है। ये सर्विस अगले 6 महीने यानी 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त यानी फ्री रहेगी। वहीं 1 जुलाई से नई कार खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर भी बोझ पड़ने वाला है और उन्हें पहले के मुकाबले अधिक कीमत चुकानी होगी। टाटा मोटर्स कीमतों में 1.5% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है, तो वहीं किया इंडिया ने अपने सभी वाहनों की रेंज में 2% तक की बढ़ोतरी कर दी है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की 117 हस्तियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि टकराव नहीं, बातचीत का रास्ता चुनिए ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास का माहौल बन सके। इन 117 हस्तियों में पूर्व अधिकारी, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हैं। भारत की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी सांसद मनोज झा समेत 61 लोगों और पाकिस्तान की ओर से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 लोगों ने चिट्ठी पर साइन किए हैं। ये पहल ऐसे समय पर की गई है जब हाल ही के महीनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव बना हुआ है। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती शत्रुता से दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। वहीं 25 दिसंबर 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद 2 जनवरी 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के बाद द्विपक्षीय वार्ता बंद है। साल 2015 में पीएम मोदी काबुल दौरे से लौटते समय अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। यहाँ वे तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नातिन की शादी में शामिल हुए थे। तो वहीं 5 अगस्त 2019 को भारत ने अनुच्छेद 370 हटाया। इसके बाद पाकिस्तान ने द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक रिश्तों को सीमित कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा संवैधानिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक होगा, चाहे उसके माता पिता देश में अवैध रूप से ही रह रहे हों या फिर अस्थायी वीजा पर आए हों। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें ऐसे बच्चों को जन्म से नागरिकता देने से इनकार किया गया था। अमेरिका में पिछले 158 साल से यह व्यवस्था लागू है कि वहाँ जन्म लेने वाला हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। ये अधिकार अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 20 जनवरी साल 2025 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इसके कुछ ही दिन बाद कई संघीय यानी फेडरल जिला अदालतों ने इस आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी थी, यानी ट्रंप का आदेश लागू ही नहीं हो सका। हालांकि उस समय बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक नहीं लगी थी, बल्कि ट्रंप के आदेश पर रोक लगी थी। इसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतिम फैसला देते हुए कहा है कि 14वां संशोधन जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का आदेश असंवैधानिक है और उसे रद्द कर दिया गया। अगर ट्रंप का यह आदेश लागू हो जाता तो हर साल अमेरिका में जन्म लेने वाले तकरीबन 2.5 लाख बच्चों की कानूनी स्थिति प्रभावित होती।
कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल 2026 में इस बार पहले से कहीं ज्यादा कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में 12,256 खाली पदों के लिए 30,66,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इस एग्जाम में एक पद के लिए यानी तकरीबन 250 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इस भर्ती में पहली बार सिलेक्शन टाइमिंग लागू की गई है, जिससे परीक्षा का पैटर्न भी बदल गया है। उम्मीदवारों के लिए 1 से 7 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई से 22 जून 2026 तक चली थी। जिन उम्मीदवारों के आवेदन फॉर्म में कोई गलती रह गई है वो 7 जुलाई तक करेक्शन विंडो के माध्यम से उसमें संशोधन कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि बदलाव करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह से चेक कर लें। एसएससी सीजीएल 2026 की टियर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त-सितंबर 2026 में हो सकती है, जबकि टियर 2 परीक्षा दिसंबर 2026 में हो सकती है। टियर 1 के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को टियर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट टियर 2 के प्रदर्शन और उम्मीदवारों द्वारा चुनी गई पदों की प्राथमिकता के आधार पर तैयार होगी। फाइनल सिलेक्शन के बाद संबंधित विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि एसएससी सीजीएल भारत सरकार की सबसे प्रतिष्ठित ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षाओं में से एक है। इसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की जाती है। केंद्र सरकार व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर की जांच करेगी। इस फीचर से पहचान छिपाकर धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड का खतरा काफी बढ़ सकता है। पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में मोबाइल नंबर बताए बिना चैट करने वाला फीचर लॉन्च किया था। इसमें लोग सिर्फ यूजर नेम के जरिए किसी भी नए व्यक्ति से चैट कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार सरकार व्हाट्सएप के इस अपकमिंग यूजर नेम फीचर की बारीकी से जांच करेगी। चिंता इस बात को लेकर है कि जब यूजर्स को फोन नंबर छुपाने की आजादी मिल जाएगी तो जालसाजों के लिए किसी दूसरे के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को धोखा देना आसान हो सकता है। भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं। इतने बड़े यूजर बेस की सुरक्षा और फेक प्रोफाइल से होने वाले फ्रॉड रोकने के लिए सरकार नए फीचर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स परखना चाहती है। कंपनी ने 29 जून से दुनिया भर में यूजर नेम की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि यह सुविधा सभी यूजर्स को एक साथ नहीं मिलेगी। आने वाले कुछ महीनों में इसे धीरे धीरे सभी देशों में रोल आउट किया जाएगा। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। इस बड़े बदलाव के बाद रेलवे का नया बुकिंग सिस्टम अब हर मिनट 1,25,000 टिकट बुक कर सकेगा। यह मौजूदा क्षमता से लगभग 5 गुना अधिक है। अभी रेलवे का सिस्टम 1 मिनट में सिर्फ 25,000 टिकट ही प्रोसेस कर पाता है, जिससे तत्काल बुकिंग या फिर भारी लोड के समय यात्री परेशान होते हैं। आम यात्रियों को अब तत्काल टिकट बुक करते समय ऐप या वेबसाइट के बार बार हैंग होने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल लॉन्च हुए रेलवे के सुपर ऐप रेल 1 को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसका आसान डिजाइन यात्रियों को बेहतर अनुभव देता है। अब तक इसे 4 करोड़ 35 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और इस ऐप से हर दिन औसतन 10 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स तकरीबन 443 अंक ऊपर यानी 76,922 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 140 अंक की बढ़त रही। रियल्टी, एफएमसीजी और मीडिया शेयर्स में सबसे अधिक खरीदारी रही। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 4,070 रुपए घटकर 2,21,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,852 रुपए गिरकर 1,40,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,27,722 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 13 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।